गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर नंदिनी सतपथी के केस पर होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये नंदिनी सतपथी का जो केस है उसकी स्टडी की होगी। जो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो पिछले लेक्चर में हमने नारायण लाल वर्सेस मिस्त्री की केस की चर्चा की थी और जो नेक्स्ट केस डिस्कस करना था वो था नंदिनी सतपथी। कल के लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नंदिनी सतपथी उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर रही हैं। 1978 का केस है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इन नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 1025 द appellant of former chief minister of Odisha was directed to appear at Vigilance Police Station Cuttack for being examined in connection with a case registered against her under the Prevention of Corruption Act 1947 and under section 161, 165 and 120B and 109 of the Indian Penal Code. तो नंदिनी सतपथी जो कि उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री थी, यानी मुख्यमंत्री पद से अब हट गई, तो उसके बाद उनके खिलाफ एक करप्शन के चार्जेस खुले और उसमें विजिलेंस पुलिस की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो विजिलेंस पुलिस की जो पुलिस स्टेशन है कटक में, वहाँ पर वो अपीयर हो और उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के और IPC के अंतर्गत उसके एग्जामिन्ड किए जाने हैं, यानी उसका एग्जामिनेशन किया जाना है। तो इस संबंध में उनको बुलाया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन वाज कमेंस्ड अगेंस्ट हर। तो ये जो बुलाया गया वो इसलिए बुलाया गया कि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी और उस FIR के सिलसिले में अन्वेषण किया जाना था। During the course of the investigation, she was interrogated with reference to a long list of questions given to her in writing. और इस इंट्रोगेशन के दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी जो अन्वेषण चल रहा है उसके दौरान उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिसकी एक लंबी फहरिस्त थी और उनको ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है उनको राइटिंग में दी भी गई थी। She refused to answer those questions, claiming the protection of Article 20 subclause 3, और उन्होंने इन सवालों के जवाब देने से मना कर दिया इस आधार पर कि उन्हें आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 का प्रोटेक्शन प्राप्त है। क्वेश्चंस नेचुरली इस ढंग के रहे होंगे जिसमें अगर वो स्टेटमेंट देती तो उनके खिलाफ ही उसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और चूंकि आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 ये राइट देता है कि आपको अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 के प्रोटेक्शन के अंतर्गत उन्होंने इस सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। ऑन दिस शी वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 179 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, which punished a person refusing to answer questions demanded by the public servant. अब इसके बाद उन्हें IPC के एक दूसरे सेक्शन 179 में प्रोसिक्यूट किया गया और 179 तब लागू होता है जबकि कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक अभियोजक के सवालों का आप उत्तर नहीं देते हैं तो इसे कानून में सहयोग करना नहीं माना जाता या कानून के साथ असहयोग करना माना जाता है, और ऐसे कंडीशन में सेक्शन 179 IPC में उनको प्रोसिक्यूट किया गया। It was contended that she was justified in refusing to answer the question on the ground of Article 20 subclause 3 as well as section 161 subclause 2 of the Criminal Procedure Code 1973। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि
उसे ऐसा करने का अधिकार था। यानी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 उनको ये राइट देता है कि वो चाहे तो उसके सवालों के जवाब न दे। साथ ही साथ 161 सीआरपीसी में भी उनके राइट को प्रोटेक्ट किया गया। तो इस तरह से नंदिनी सतपथी के केस में ये क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आवश्यक नहीं है कि आप पुलिस के सवालों का जवाब दें। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, यानी 20 सब क्लॉज 3 जो है वो किन आधारों पर अट्रैक्ट होगा, क्या इसके एलिमेंट्स है, उसकी ये फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, कि पर्सन को किसी ऑफेंस में एक्यूज होना चाहिए। अब इसके जो सेकंड एलिमेंट है या सेकंड ग्राउंड है जिसके आधार पर कि 20 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन मिल सकता है, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस। यानी आवश्यक रूप से आपको अपने विरुद्ध विटनेस बनाए जाने का प्रोटेक्शन के विरुद्ध संरक्षण। The protection contained in Article 20 subclause 3 is against compulsion to be a witness, यानी एक साक्षी होने के से बचाव है, एक सुरक्षा है। It was said to include oral, documentary and testimony evidence, और इसमें मौखिक, दस्तावेजी या किसी तरह के टेस्टिमोनियल एविडेंस, ये सभी जो है यानी किसी मेमोरी के आधार पर किसी अन्य के द्वारा विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा कहे जाने के आधार पर इन सब से सुरक्षा दी गई है। और ऐसा MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र या 1954 के केस में कोर्ट ने डिसाइड किया। इसमें टू बी अ विटनेस फर्निशिंग एविडेंस पर एक केस और है, जो कि द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 वाज नैरोड डाउन इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगड AIR 1961। इसमें आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया, और वो इस तरह से है कि द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 इज डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन बाय द एक्यूज्ड पर्सन। कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो है वो एक एक्यूज्ड को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के से प्रोटेक्शन देता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मस्ट मीन conveyed information based upon the personal knowledge of the person giving the information and cannot include merely the mechanical process of producing documents in court which may throw a light on any of the points in the controversy but which do not contain any statement of the accused based on his personal knowledge। यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो इसमें केवल उसके पर्सनल नॉलेज के आधार पर जो स्टेटमेंट वो दिया जाना है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो रिकॉर्डेड है और उसके आधार पर कोई अवधारणा कोर्ट की बनती है, तो उसके संबंध में 20 सब क्लॉज 3 प्रोटेक्शन नहीं देता है। यानी कि एक व्यक्ति के पास अगर कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है और या जो कोई विवाद है उस पर वो कोई लाइट थ्रोइंग करता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास प्रोक्योर करके रखना, अपने पास सेफ रखना, ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड नहीं है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में जो प्रोटेक्टेड है वो केवल ये है कि उस व्यक्ति को बोलने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, वो भी विशेषकर अपने विरुद्ध, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उसके विरुद्ध गवाही के तौर पर, विटनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उसको प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो उससे प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से इस केस में कोर्ट ने जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 था उसको काफी उसका नैरो इंटरप्रिटेशन किया। अब इसके बाद इट फॉलोज that giving
thumb impression or impression of foot or palm or fingers or specimen of writings or exposing parts of the body by way of identification are not covered by expression to be a witness under Article 20 सब क्लॉज 3। तो इसी तरह से स्टेट वर्सेस कृष्णा मोहन के केस में कोर्ट ने इसे और नैरो किया और ये कहा कि अगर किसी तरह का कोई थंब इम्प्रेशन है, पैर के निशान है, हथेली के निशान है, फिंगर्स के निशान है, राइटिंग्स है या एक्सपोजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, जो शरीर का ऐसा पार्ट जो दिखता है उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर है, तो इन चीजों के संबंध में इन चीजों को एविडेंस के रूप में ग्रहण करने में 20 सब क्लॉज 3 प्रोटेक्ट नहीं करता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 20 सब क्लॉज 3 का नंदिनी सतपथी के केस और उसके बाद के केसेस में जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया, इससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कोर्ट 20 सब क्लॉज 3 के जो राइट्स हैं एक विक्टिम को, उसको इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया है। और अब ऐसा हो गया स्टेट वर्सेस कृष्णा मोहन के केस के बाद से कि ये केवल आपको सिर्फ अपने खिलाफ ओरल एविडेंस या इन राइटिंग एविडेंस देने से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अगर किसी विक्टिम के पास से कोई डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए जाते हैं, कोई भी ऐसा, चूंकि डॉक्यूमेंट एक बहुत वेग वर्ड है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, कोई प्रिंट है, फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, ये चीजें अगर रिकवर की जाती हैं तो इसके अगेंस्ट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। द कोर्ट डिस्टिंग्विश टू बी अ विटनेस फ्रॉम फर्निशिंग एविडेंस। कोर्ट ने टू बी अ विटनेस और फर्निशिंग विटनेस, इन दोनों में भी डिफरेंस क्रिएट किया है। टू बी अ विटनेस द कोर्ट हेल्ड मीन्ट मेकिंग ऑफ ओरल और रिटन स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेट ऑफ कृष्णा मोहन का केस है, जो जजमेंट है वो इससे और क्लियर हो जाता है कि टू बी अ विटनेस का मतलब क्या है। द कोर्ट हेल्ड मीन्ट मेकिंग ऑफ ओरल और रिटन स्टेटमेंट इन और आउट ऑफ द कोर्ट बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो टू बी का मतलब है कि किसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य देने के संबंध में, जब ऐसा देने की बात करता है कोर्ट या पुलिस, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे आउट ऑफ कोर्ट हो, तो ये टू बी अ विटनेस होगा, यानी उसको साक्षी बनाया जाना। वाइल फर्निशिंग एविडेंस इन इट्स वाइडेस्ट सिग्निफिकेंस इंक्लूडेड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और गिविंग मटेरियल्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन दोनों में बहुत अच्छा डिफरेंस कोर्ट ने क्रिएट किया है। और विच माइट बी रेलिवेंट, इसको इस स्लाइड के कंटिन्यूएंसी में आप देखें, यहां से while furnishing evidence in its widest significance included production of document or giving materials which might be relevant at a trial to determine the guilt of innocence of the accused। तो यहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोक्यूर किया जाता है जो कि उसके ये डिटरमाइन करता है कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है, तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये जो लाइन जजमेंट आया, ये लास्ट वाला, ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया है। तो इस तरह से इन सब केसेस के बाद ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया कि टू बी अ विटनेस और फर्निशिंग एंड विटनेस ऑफ विटनेस का क्या अर्थ है। एक केस और है अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 का। It is however we recently held in Amrit Singh versus State of Punjab that the accused has a right to give or not to give a specimen of her for the purpose of identification and that the provision of the Identification of Prisoners Act do not apply। यहाँ पर ये भी कहा गया है
कि वो आइडेंटिफिकेशन अपना देना चाहे या न देना चाहे, इसके निर्णय पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रिजनर्स एक्ट में तो कंपलसरी है कि अगर वो प्रिजनर्स है तो उसके आइडेंटिफिकेशन लिए ही जाएंगे, ताकि अभियुक्त जो सजायाफ्ता है उनकी पहचान की जा सके। इन दिस केस द अपलांट वाज accused in this case the appellant was accused of committing rape of a minor girl and her death। इसमें जो अपीलांट था, जो अपीलार्थी था, वो एक अवयस्क लड़की के रेप और उसकी हत्या के संबंध में अभियुक्त था। सम स्ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन हेयर वेयर नोटिस्ड इन डिसीज्ड हैंड, और जो मृतक है उसके हाथ में किसी मानव के व्यक्ति के, पुरुष के जो बाल हैं उसके कुछ टुकड़े बरामद किए गए। द एक्यूज्ड वाज आस्क्ड टू गिव a specimen of his hair for the purpose of which might be relevant at a trial to determine the guilt of innocence of the accused। पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो उस जो अभियुक्त है उसकी पहचान के लिए, उस बालों से उसकी पहचान की जा सके, उसके बालों के स्पेसिफिक देने के लिए कहा गया, ताकि उसका जो पहचान है वो सुनिश्चित किया जा सके कि जो लड़की के हाथ में जो बाल पाए गए थे वो बाल और अभियुक्त के बाल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और नेचुरली क्योंकि ये स्लाइड्स में बहुत कम मैटर लिखा गया है, नेचुरली इसके अगेंस्ट वो अभियुक्त कोर्ट में गया होगा और उसने प्रिवेंशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स के बारे में प्रोटेक्शन मांगा होगा, लेकिन वहां पर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि जब एविडेंस के कलेक्शन का सवाल है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। सर्चेस एंड सीजर्स, इस पे भी कुछ केसेस है इस जो कि 20 सब क्लॉज 3 से रिलेटेड है। द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 डज नॉट extend to searches made in purpose of a warrant issued under section 96 of CRPC 1898। तो यहां पर ये भी कहता है कि CRPC 1973 का है। इस केस में ये भी कहा गया कि CRPC के अंतर्गत जब वारंट इशू किया जाता है, सर्च वारंट इशू किया जाता है किसी तरह का, तो वो जो है 20 सब क्लॉज 3 के को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, यानी CRPC के सर्च वारंट के ऑर्डर को 20 सब क्लॉज 3 के प्रोटेक्शन के अंतर्गत चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन VS कुट्टमपिल्लई रामाकृष्णन का केस 1980 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि सर्च ऑफ द प्रीमाइस ऑक्युपाइड बाय एक्यूज्ड without the accused being compelled to be a party to such would not be violative of the constitutional guarantee enshrined in article 20 sub clause 3। तो यानी अगर किसी मामले के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च वारंट इशू किया गया है और उस सर्च वारंट के अंतर्गत उसकी प्रीमाइस की इंक्वायरी की जानी है, जांच सर्च की जानी है जिस प्रीमाइस को वो ऑक्युपाइड किया हुआ है, तो वहां पर उसे 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने बताई आपको इस क्लॉज में, वो सारी चीजें मैंने कल के लेक्चर में भी कहा था कि अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और CRPC और एविडेंस फाइनल ईयर में पढ़ाया जाएगा, और इसमें एविडेंस में 24 सेक्शन 24, 25, 26 एंड 27 की चर्चा मैंने कल भी की थी आपसे कि 24, 25 एंड 26 जो है वो कन्फेशन से रिलेटेड है, और सेक्शन 27 जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी मटेरियल रिलेटिंग टू द एविडेंस से रिलेटेड है। तो वहां पर पुलिस को ये राइट है कि वो एविडेंस इकट्ठा कर सकती है। तो सेक्शन 23 में इधर एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट है, तो इन दोनों राइट के बीच में अगर कोई कंट्राडिक्शन होता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी।
तो इसके संबंध में हमें सेक्शन 27 और 20 सब क्लॉज 3 के रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो इस संबंध में एक स्लाइड्स आप देख रहे हैं सामने। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एक्ट 1872 provides that when at a trial evidence is laid to the effect that some facts were discovered in consequences of the information given by accused in custody, so much of the information as relates to the fact discovered may be proved irrespective of the fact whether that information amounts to confession or not। तो यहाँ पर 27 ये कहता है कि भले ही कोई व्यक्ति कन्फेस नहीं भी किया हो, लेकिन अगर उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीजें डिस्कवर की जाती हैं जिसका कि रिजल्ट, जिसका कि कॉन्सिक्वेंस वो जो है एक्यूज्ड के संबंध में आता है, तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कन्फेशन किया है या कन्फेशन नहीं किया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीजों के बारे में पुलिस के सामने कन्फेशन करता है और उसमें वो कुछ बताता है कि फला जगह पर हमने ये छुपा के रखा है, तो वहां पर उसका कन्फेशन भले ही पुलिस के सामने दिया गया होने के कारण सेक्शन 25 या 26 में कोर्ट में इररिलेवेंट हो जाए, लेकिन उसके उस स्टेटमेंट के आधार पर अगर कोई चीजें डिस्कवर की गई, कोई चीजें प्रोक्योर की गई पुलिस के माध्यम से, तो वो उसके कन्फेशन इनवैलिड होने के कारण भी वो इनवैलिड नहीं होगा। यानी अगर कोई चीज प्रोक्योर की जाती है, कोई इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वो इनवैलिड नहीं होता है। It has been held that the provision of this section are not within the prohibition of Article 20 subclause 3 unless compulsion had been used in obtaining the information। तो यहाँ पर कोर्ट ने निर्धारित किया कि इस तरह के मटेरियल एविडेंस जो कलेक्ट किए जाते हैं वो आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 के अंतर्गत नहीं आते, जबकि उसको कन्फेस करने के लिए पुलिस बाध्य नहीं कर सकती। उसका कन्फेशन चूंकि ओरल या रिटन स्टेटमेंट होगा, तो वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से 27 और आर्टिकल सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के बीच एक रिलेशनशिप है जो कि इस स्लाइड से क्लियर होता है। अब इसके ऊपर कुछ केसेस हैं जो कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 22 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो रहा है। तो इसको हम इन प्रसादी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और कुछ और भी केसेस है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।